श्रोताओं, आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ उपस्थित हैं राकेश कुमार सिंह जी, विधि अधिकारी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कानूनी प्रक्रियाएं चलती हैं और बच्चों को किस तरह से न्याय मिल सकता है। आज के समय में जिस तरह से देखा जाता है कि बच्चों में काफी अत्याचार किए जाते हैं या हो रहे हैं, तो इन सब से बचाने के लिए भी कई तरह के कानून हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो इन सब विषयों पे आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विधि अधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश कुमार जी इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह जी, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को आपका परिचय दे दें, तो सबसे पहले अपना परिचय आप खुद ही बताएं। हाँ, जहाँ तक मेरे परिचय का बात है, मैं राकेश कुमार सिंह हजारीबाग जिले में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और हमारा कार्यकाल आज समय में लगभग 4 वर्षों का हो चुका है। वर्तमान में मैं जिस पद पर कार्यरत हूँ उस पद के पर से पूर्व मैं अधिवक्ता के रूप में हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में मैं कार्यरत। यानी कि आपके विधि क्षेत्र में काफी लंबा अनुभव है, तो इसका फायदा हमारे आज श्रोताओं को होने वाला है। तो आज हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से कानून की तरफ से मदद दिया जाता है। जिस तरह से आज के समय हम देखते हैं कि बच्चों में अत्याचार की संभावनाएं बढ़ी हैं, तो उससे कानून किस तरह से सजग है और आज के समय में कानून किस तरह से मदद करता है बच्चों के लिए। बच्चों से संबंधित तो बहुत सारे केंद्रीय अधिनियम आज के समय में वो जारी है, वो चल रहा है आज की डेट में। लेकिन जहाँ तक कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों की अगर हम बात करें तो बाल श्रम अधिनियम है और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, और अभी वर्तमान में जो कि बहुत ही प्रासंगिक रूप में और बहुत ही एक इसकी बार बार इसका उपयोग किया जा रहा है, वो है लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम 2012, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पॉक्सो भी कहते हैं। कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पहले भी बहुत सारे कानून हुआ करते थे। देखिए, जहाँ तक किसी कानून या अधिनियम की बात है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कानून की आवश्यकता समाज में क्यों पड़ी। तो प्रारंभ में ये महसूस किया गया कि जितने भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो घटक हैं, अलग अलग तरह के जाति वर्ग के लोग हैं, अलग अलग धर्म से, अलग अलग व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, तो ये संभव है कि उन सभी के बीच में जो है एक आपसी सामंजस्य, जो समाज के गतिशीलता के लिए जो आवश्यक है, समाज के जो एक विकास के लिए आवश्यक है, वो उसमें कभी कभी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए अधिनियम जो है के तौर पे एक लाया गया है, जिसमें कि पनिशमेंट का भी प्रोविजन होता है, ताकि लोगों को ये भय हो कि हम किसी भी तरह का कोई गलत कार्य नहीं उठाए। तो इसी क्रम में जो है बालकों के लिए भी जो है वर्तमान कुछ समय से ये देखा गया कि बालकों के प्रति जो है यौन उत्पीड़न से संबंधित बहुत सारी समस्याएं मतलब समाज के सामने सामने आई। हमारे कानून विधि ने ये महसूस किया कि इससे संबंधित एक विशेष अधिनियम की आवश्यकता है। वैसे तो यौन उत्पीड़न से संबंधित एक हमारे पास इंडियन पिनल कोड में पहले से भी कानून का प्रोविजन था, लेकिन बच्चों से संबंधित कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था। इसके लिए जो है खास करके जो सांसद हैं वो एक अधिनियम लाए, जिसको हम लोग की लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम 2012 कहते हैं। अगर हम पॉस्को और पहले के कानून की अगर तुलनात्मक अगर अध्ययन करें या जानना चाहें, क्या दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है? जो मूल रूप में जो और जो प्रधान जो अंतर है इस अधिनियम में के प्रावधानों में, वो यह है कि पहले के जो अधिनियम में बालकों के प्रति कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। वो उसमें इक्वली जो है वो वयस्कों के लिए भी और अल्प वयस्कों के लिए भी एक ही प्रोविजन दिया गया था। इस अधिनियम में क्या किया गया है कि बालकों से संबंधित जितने भी तरह के जो यौन उत्पीड़न हो सकते हैं, उन सभी यौन उत्पीड़नों को विभिन्न तरह से वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग प्रोविजंस के अंतर्गत उसको कैटेगराइज किया गया है और अलग अलग प्रोविजनों के तहत अलग अलग तरह की उस ग्रेविटी को देखते हुए उसके क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो इसमें जो है वो पनिशमेंट की कठोर व्यवस्था की गई, जो कि पूर्व में पहले नहीं। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो पॉस्को के एक न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से एक सरल बनाया गया है, और ताकि जो गुनाह करे या इस टाइप से अत्याचार करे तो उन्हें बेहतर तरीके से सजा दिलाया जा सके, इसमें प्रावधान किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को केंद्रित होता है, किस तरह के अपराध इसमें शामिल होते हैं? देखिए, जहाँ तक बच्चों का बात है तो संविधान में, भारत के संविधान में और अन्य अलग अलग अधिनियमों में बच्चों की परिभाषा दी गई है। लेकिन अभी जो एक सार्वभौमिक रूप में जो बच्चों की परिभाषा जो एक मान्यता दी गई है, वो यह है कि कोई भी बालक अगर वो 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उसे हम बच्चों की श्रेणी में लाते हैं, और उनके लिए जो है वो सारा प्रोविजन इसमें दिया गया। इसमें अगर कहा जाए कि बच्चों को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं इस कानून के माध्यम से? यह कानून जो है वो बच्चों को कोई अधिकार बल्कि नहीं देता है। यह कानून जो है वो बालकों के उन अधिकारों के प्रति, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 21 है हमारा भारत के संविधान में, की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ जो हमारा है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो हमें जो स्टेट का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जो है आप कोई
कोई कानून का प्रावधान करेंगे ताकि उनका जो है एक व्यक्तित्व का जो विकास हो सके, तो उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए इसका निर्माण किया गया है और इस कानून में विशेषकर जो है वो यौन उत्पीड़न से संबंधित उन लोगों की को सुरक्षा दी गई है। अगर यौन उत्पीड़न की बात करें तो यह किस कैटेगरी में आता है? क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि लोगों को यौन उत्पीड़न से बचने के लिए कई तरह के प्रावधान हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि किस किस श्रेणी में यौन उत्पीड़न किस श्रेणी में रखा जाता है। तो उसमें से किस तरह के अपराध शामिल होते हैं, इसके बारे में बताइए। यौन उत्पीड़न में विभिन्न प्रकार के अपराध जो है इनके विभिन्न धाराओं में वर्णित है, जिसमें कि अगर हम बालक को अगर हम किसी गलत तरीके से अगर हम उसे स्पर्श करते हैं या उसके साथ में हम कोई तरह का अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, अदरवाइज उनके किसी गुप्तांग में हम अगर अननेसेसरी कोई ऐसा कोई सामान जो है हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं, तो उतनी भी तरह के वो जो आज के समय में जो ये बहुत विभिन्न तरह के अपराधों में ये बात सामने आई है कि उसमें बच्चों का जो है वो न सिर्फ जो है उनका एक सेक्सुअल उनको उत्पीड़न किया गया बल्कि उसमें उनकी जान भी चली गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो कि उत्पीड़न के मतलब हर एक पहलू को देखते हुए और उसके लिए ग्रीवियस पनिशमेंट की सजा यहाँ इसमें प्रावधान किया गया है। क्या जैसे आपने यौन उत्पीड़न की बात किया, तो क्या इसमें महिला और पुरुष यानी कि अगर कहें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल होते हैं? जी हाँ, बच्चे से तात्पर्य बच्चे एवं बच्चे दोनों से है। यहाँ तो सिर्फ बच्चे का ये हम लोग एक कॉमन हम लोग इसको नेम में जो अधिनियम में भी जो लिखा वर्णित रहता है, तो बच्चा का मतलब बच्चा एवं बच्चे दोनों। आप विधि अधिकारी हैं, ऐसे आप केसेस को अध्ययन भी करते हैं, तो किस किस तरह के केसेस अभी आमतौर पर आप देखते हैं और उसमें क्या क्या सजा का प्रावधान होता है जो आप आज के समय में देखते होंगे, उनके बारे में बताइए। अभी तो वर्तमान रूप में ये देखने जो ज़्यादातर जो ये केसेस आ रहे हैं उसमें ये है कि छोटे जो बच्चियां हैं उनके साथ में जो है कभी कभी तो एक ऐसा आया कि किसी एक व्यक्ति ने उसके साथ में यौन उत्पीड़न किया और उसके साथ में बलात्कार किया। कभी कभी ऐसा होता है कि उस बच्ची के साथ में सामूहिक रूप में बलात्कार किया गया है और कई बार ऐसा होता है कि उस बच्ची के साथ में उसके वेजाइनल पार्ट में जो है वो कोई ऑब्जेक्ट को उसमें इंजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना उचित समझता हूं कि यहाँ पे सिर्फ जो पीड़ित जो व्यक्ति है पक्षकार है वो सिर्फ एक बालिका ही नहीं होती है। यहाँ पे संभव है कि एक बालक भी जो है एक पुरुष एक जो बच्चा जो भी है उसके साथ में भी अगर कोई आप मान के चलें कि अगर कोई महिला भी अगर उस बच्चे के साथ में किसी लड़की के साथ में अगर इस प्रकार का कोई यौन उत्पीड़न करती है तो यहाँ भी उस महिला के खिलाफ में सजा का प्रावधान किया गया, जो कि अन्य किसी अधिनियम में ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता है समाज में, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो सबसे पहले उसके माँ बाप या अभिभावक को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? अभी तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे बताना आवश्यक होगा कि चूंकि ये अधिनियम अभी नया है तो इसके अभी व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए अभी अलग अलग जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि बाल संरक्षण से संबंधित जितने भी कार्यकर्तागण अधिकारी हैं और जो पुलिस महकमा है और जितने भी समाज के विभिन्न तरह के जो एक एनजीओ हैं जो इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, तो सभी लोगों को जो है इसमें पूरी जानकारी और क्रमवार जो है दिया जा रहा है। और पहले क्या था कि थाने में जो है जब भी कोई इस प्रकार का जो केस आता था तो वहाँ के जो प्रभारी होते थे वो इसके संगत प्रावधानों के अनुसार जो है वो FIR दर्ज नहीं कर पाते थे, लेकिन दिनों दिन जब इसकी प्रशिक्षण की जब व्यवस्था की जाती रही तो अब क्या सामने आ रहा है कि अब जो है पॉक्सो के उचित संगत प्रावधानों के आधार पे जो है अपराधी के खिलाफ में वो सजा का ये FIR दर्ज की जा रही है सुसंगत धाराओं के विरुद्ध में। हाँ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर जो बालकों में या बालिकाओं में जो इस तरह की घटनाएं होती है तो अक्सर उनके अपने ही होते हैं जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं, तो ऐसे स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए जिस पे ये आफत आती है या जो अत्याचार होते हैं, या फिर उनके माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए अभी एक सबसे सुलभ में एक टोल फ्री नंबर जो मुहैया कराया गया है वो है 1098, जिसमें कि वो यह एक नंबर जो है एक टोल फ्री नंबर है। यह चाइल्ड लाइन जो एक भारत सरकार का एक एनजीओ है और भारत सरकार के द्वारा एडेड है, ये होता है एक संस्था है, एक मदर एनजीओ है। इसमें आप ऑल ओवर इंडिया में 24/7 कभी भी किसी भी जगह से एक बच्चा भी चाहे तो वो इस पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। अन्यथा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जो है हमारे सभी जिलों में, झारखंड के सभी जिलों में भी और भारत के सभी राज्यों में जो है समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जो है जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया है, जिसमें वहाँ पे भी जाकर कि ये जो है इनके जो अभिभावक हैं
उनको जाकर के इस बात की शिकायत कर सकते हैं। अन्यथा वो जो है बहुत से थाने को जो है बाल मित्र थाना बनाया गया है, जिसमें कि अलग से जो है वहाँ पे बाल कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और वहाँ पे जो है वो स्पेशली वो डेजिग्नेट किए गए हैं कि ताकि वो खास कर किस प्रकार के अपराधों के लिए वो समय निकाल करके और पूरे ही ढंग से इसके खिलाफ में जो है वो अपराधी को सजा दिला सकें और पीड़िता को न्याय दिला सकें। सबसे अहम बात होती है कि अगर कोई कानून इम्प्लीमेंट करना हो तो सबसे पहले उस कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध को चिन्हित करना। तो ऐसे में अभिभावकों को चाहे बच्चों को जागरूक करने के लिए ऐसे जिला प्रशासन की ओर से या राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? राज्य सरकार की ओर से जो जिला बाल संरक्षण इकाई प्रत्येक जिले में जो कार्यरत हैं, इनके सभी जो इनके जो स्टाफ हैं अपने अपने विभिन्न तरीक़ों से, जिसमें कि पंपलेट के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के जरिए से और अन्य एनजीओ के साथ में मिल करके अलग अलग जगहों में गाँव पे जाकर के विजिट करके वो जो है एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और सभी को इसके कानून के प्रावधानों के बारे में बता रहे हैं और इससे किस प्रकार से वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके इसके बारे में उन्हें बता रहे हैं। यानी ये जागरूकता कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब हमसे ये अहम बात जानना चाहेंगे कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को शिकायत दर्ज करनी हो, अगर जिला प्रशासन या सदर थाने में अगर जाए, उसे अगर उसके शिकायत को दर्ज नहीं किया जाता है या उसके कंप्लेन को अगर सीरियसली नहीं लिया जाता है, तब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? अभी तो जिस प्रकार से आपने ठीक कहा, तो यहाँ तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार से वयस्कों के संबंध में जब कोई अपराध होता है और जब थाने में जाते हैं और थाना में जब उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो हम उससे ऊपर के जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं, हम वहाँ एसपी से हम लोग उसका आवेदन देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1098 जो टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि हम डायरेक्ट पुलिस महकमा के पास हम जाएँ। आप 1098 के साथ को कॉल करने के बाद में वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो स्वयं से जो है इस अपराध के लिए और उस पीड़िता के हित में वो उस संबंधित थाने को संपर्क करते हैं और इसके आगे की कार्रवाई में उनको सहयोग करते हैं। यानी कि 1098 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप अपनी शिकायत दर्ज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलता ही है। अब हमसे ये जानना चाहेंगे चलते चलते कि इस अधिनियम जितना कारगर है, जितना सुदृढ़ किया गया है कानून को, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बच्चे या अभिभावक सुन रहे हैं? मैं अपने आज के स्पीच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्व में जिस प्रकार से कि कोई बच्चों के से संबंधित, उनके यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई विशेष कोई अधिनियम नहीं था और आज ये अधिनियम उन बच्चों के हित को ही ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन अगर फिर भी आज की डेट में अगर कोई अभिभावक या कोई पीड़िता अगर इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसका एकमात्र सिर्फ कारण ये हो सकता है कि उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी जो रिस्पॉन्सिबल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मेरा आग्रह ये होगा, व्यापक प्रचार प्रसार करें और जो पीड़िता हैं और जो उसके जो अभिभावक हैं वो इसमें कोई संकोच ना करें, क्योंकि ये कई बार ऐसा सुनने में आता है कि इसे लोग सामाजिक प्रतिष्ठा से इसको जोड़ के देखते हैं, इसे स्टिग्मा समझते हैं कि क्या इसको समाज के सामने इसे मैं किस तरह से मैं प्रस्तुत करूं और इससे हमारा जो है निजी लाइफ हमारा प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि इससे जो है समाज का एक का ही हित होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इसके ओर कदम उठाता है तो वो अन्य लोगों के लिए एक सबक होता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया और जो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे उन्हें काफ़ी लाभ भी पहुंचेगा, इस कानून के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। और हम अपने श्रोताओं को भी ये कहना चाहेंगे कि सजग रहे और सावधानी रहे और ये कानून के अंतर्गत आप कानून का लाभ लें अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो। और इसी के साथ इस कार्यक्रम से आज हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद। आपको धन्यवाद।